नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं दूसरे फ्रेम में डॉक्टर अंकित शाह। उनको जोड़ लेते हैं। बहुत जी स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। अंकित जी, यूएस के साथ ट्रेड डील की घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की है जी और चूंकि टैरिफ उन्होंने ही लगाया था 50%, उसको वापस लेने की घोषणा भी उन्हीं को करनी थी। जी लेकिन अपने यहाँ इसी पर सवाल खड़े किए गए कि साहब, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कैसे कर दी? क्या भारत की अब तकदीर वॉशिंगटन डीसी से लिखी जाएगी? क्या ट्रंप ने टेक ओवर कर लिया है? ये राजनीति जो होती है, इसको तो हम जरा एक तरफ रखते हैं। हम और हमारे दर्शक आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 6-8 महीने टॉक्स में बीते हैं, ये क्यों बीते हैं? अगर जो ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि किसानों के साथ विश्वासघात कर दिया, डेयरी उद्योग के साथ ये कर दिया, अगर वो सब करना होता तो ये 6-8 महीने जाया करने की क्या ज़रूरत थी टॉक्स को लेकर के? जिन चीज़ों पर गतिरोध था, एक तो ज़रा उसको समझाने की कोशिश करिए। और दूसरे, विपक्ष जो वितंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ये क्यों कर रहा है? एक्चुअल में जो डील सिरे चढ़ी है, वो क्या है? देखें, जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है तो एक जो उन्होंने पूरा जो एक इलेक्शन का कैंपेन चलाया अपना, उसमें जो मागा करके उनका जो टैगलाइन था कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके, तो उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन्स के सामने दिया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही खस्ता हालत कर दी है इकोनॉमी की और हम क्राइसिस की ओर है और मुझे सब कुछ बुरा जो है मिला है। अब इसमें से मैं इम्प्रूव कराने वाला हूँ और मैं एक ही पावरफुल लीडर हूँ पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका की कोई सुनता नहीं था बाइडेन टर्म में। अब क्योंकि मैं लीडर बना हूँ तो देखो सारे राष्ट्र मेरी बातें सुनने वाले हैं। तो उनका स्टार्टिंग से ये पॉइंट था कि 200 से ज़्यादा डील्स हम स्ट्राइक करेंगे, 200 से ज़्यादा देशों के साथ। और जो लोग मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानेंगे उनके ऊपर मैं टैरिफ्स लगाऊंगा। तो कंट्रीज को एब्रप्टली टैरिफ इम्पोज कर दिए गए और फिर 90 डेज बोला। उनको लगा 90 डेज में सबके फोन कॉल आ जाएंगे, तो उन्होंने मीडिया में काफ़ी बाइट्स भी दी इसके बारे में कि देखो मुझे सारी कंट्रीज के बहुत रिंग बज रही है और मेरी टीम तो अब बस नेगोशिएशन की तैयारी में है और हम सब जीतने वाले हैं विनिंग विनिंग करके। तो हकीकत ये रही ओमकार जी कि इनको कोई कॉल्स ही नहीं आए। जी, जी। किसी भी राष्ट्र ने कोई कॉल इनको नहीं दिया है टैरिफ लगाने के बावजूद, उसके उपरांत। तो हुआ ये है कि भारत अमेरिका डील में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक सख्त रवैया रहा कि भाई मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही आपने सब कुछ एक्सेप्ट करना है। स्पेशली उनका ये कहना कि हमारे जीएमओ क्रॉप्स आप ले लो, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं, और एग्रीकल्चर हमको जो एक्सपोर्ट करना है वो भारत इंपोर्ट करें। स्पेशली जो कॉर्न की बात हो रही है कि भाई हमारा कॉर्न भी आप ले लें। तो भारत का रवैया बहुत साफ था कि आपकी जो जो कंडीशंस हैं, सबसे पहली तो रशिया से ऑयल बिल्कुल लेना बंद कर देना। और इन्होंने ये अफवाह अभी तक चला के रखी हुई है, अभी भी वो यही बोलते हैं कि भारत मान गया है कि रशिया से ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेगा, जबकि ये हकीकत नहीं है डील की। तो उन्होंने अपने एक ट्वीट में जो कुछ भी लिखा है डील के बारे में, उसमें बहुत कुछ गड़बड़ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब ट्वीट डाली तो उन्होंने साफ कोई डील का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग अग्री करने के बाद भी मुकर सकते हैं। और जिस प्रकार का ट्रंप टीम का पूरा रवैया रहा पिछले 6-8 महीनों में, जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए भारत के लिए, भारतीयों के लिए, और मागा रिटार्ड्स ने जो एक पूरा कैंपेन चलाया रेसिज्म का, ऑनलाइन भी चलाया, उसके चलते ऑब्वियस था कि प्रधानमंत्री जी और हमारी टीम डिस्टेंस रखना शुरू कर दिया इनके साथ। तो जो आप पूछ रहे हैं कि इतना समय क्यों लगा,
उसका सिंपल सा उत्तर है कि हम हमारे टर्म्स पे ही एक हेल्दी बैलेंस्ड डील लेना चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि भाई कुछ हड़बड़ी में कुछ ऐसा एक्सेप्ट कर लिया जाए जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फायदा कारक ना हो। तो हमारी रेड लाइंस बहुत क्लियरली मेंशन कर दी गई थी कि जीएमओ सीड्स हम नहीं लेने वाले, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हम नहीं लेने वाले, और अगर आपको कॉर्न बेचना भी है तो वो कॉर्न उसका हम इथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है। और सही। वैसे भी अगर आप सिंपल मैथ भी लगा लो तो अमेरिकन कॉर्न यहाँ तक आप भारत में इंपोर्ट करोगे डॉलर के, अगर आप करंट रेट को मान लो, और भारतीय जो कॉर्न है जो आपको लोकली मिल रहा है, तो कोई कंपटीशन इसमें डजंट मेक एनी सेंस उसको इंपोर्ट करने का वैसे भी। सो द फैक्ट इज वेरी क्लियर कि हमारी जो रेड लाइंस हैं वो उन्होंने माननी पड़ी, और जो टैरिफ एक्स्ट्रा टैरिफ वो लगा के चल रहे थे वो एक्स्ट्रा टैरिफ उन्होंने रिमूव करे। तो क्योंकि उन्होंने ही लगाए थे तो उन्होंने रिमूव करने की ट्वीट डाली। तो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्यों, जो हमारा टॉपिक ही नहीं, क्योंकि हमने तो नहीं बोला था, ये कुछ ऐसा ही हो गया जो कुछ वर्षों पहले जब S-400 की डील हुई थी तो बोले हम सैंक्शन लगाएंगे, हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो यहां से कोई उत्तर ही नहीं गया। फिर थोड़े समय बाद उन्होंने खुद बोला कि हम तुमको वेवर दे देंगे तो यहां से फिर भी कोई उत्तर नहीं गया। तो खुद अनाउंस करते हैं, खुद विड्रॉ करते हैं। अब ये इनका जो भी स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिसी का, पीछे से डीप स्टेट का जो इनका कंफ्यूजन चल रहा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो उसके चलते जो इनके फ्लिप फ्लॉप्स हैं अब वो पब्लिकली सबको विजिबल होने लग गए हैं। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अभी भी जैसे पीयूष गोयल जी ने क्लियर इशारा दिया है डील का, तो उसमें भी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट साइन होना है व्हाटएवर, राइट। तो अभी भी ये ऐसे ही है कि कुछ पेपर साइन होने वाला है, ठीक है। अब इन्होंने, ट्रंप ने जो ट्वीट डाली थी उसमें उन्होंने लिखा 500 बिलियन का भारतीय इंपोर्ट करें, हम इंपोर्ट करेंगे यूएस से। और जब एमईए ने स्टेटमेंट दिया क्लैरिटी का तो उसमें साफ लिखा है कि भाई 500 बिलियन का टारगेट बोल रहे हैं दोनों साइड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल। दोनों मिला के तो ये जो मागा का जो उनका क्राउड है उसको एंटाइज करने के लिए एक पूरा इलेक्शन कैंपेन में रहते हैं ये हमेशा, और उसी के चलते इनका जो रवैया है बात करने का, टोनालिटी आप समझ सकते हैं कि क्यों फ्लिप फ्लॉप्स होते रहते हैं। दूसरा डिफेंस का जहां तक प्रश्न है, क्योंकि 500 बिलियन बोल रहे हैं, पांच वर्ष का भी अगर हम ये लेके चलें टारगेट, तो भी हमारा जो उनसे परचेज है एवरेज ईयरली 40 to 45 बिलियन का है। तो डबल से भी ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, सिवाय कि आप डॉलर डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हो। तो वो 500 का तो परचेज पॉसिबल मुझे तो कोई हिसाब से नहीं दिखाई देता, सिवाय के डॉलर डिवैल्यू हो। तो भारतीय एमईए ने बहुत साफ कर दिया है कि भाई 500 टोटल ट्रेड है, वन साइडेड नहीं है। दूसरा जो जीएमओ क्रॉप्स की जो बार बार बात चल रही है, क्योंकि डायबिटीज की कंपनी वो जब एमओयू करती है क्रॉप साइंस की कंपनी के साथ, और दोनों मिलके जब ट्रम्प का फंड कैंपेन करते हैं, इलेक्शन फंड, उसका पैसा लगाते हैं, तो ट्रम्प ने एक्सचेंज में बोला होगा कि मैं भारत का मार्केट खुलवा लूंगा। और यहाँ पे हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि सबको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कराने की कोशिश, एक मार्केट ओपन करने का मतलब क्या होता है, राइट। जीएमओ वाले सीड्स जो है इनके, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता ये रेड लाइन क्रॉस होगी। ना हम डेयरी प्रोडक्ट्स इनके कंज्यूम करने वाले हैं, ना इनका जो एग्रीकल्चर, जो सेंस ही नहीं बनता है कोई, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन लिया जा सकता है, जो मैं बता रहा हूँ कि इथेनॉल बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा जो डिफेंस की भी बाइंग की बात हो रही है, अब उसमें दिक्कत ये है कि जी के इंजन का जो हमारा डील हुआ था ये लोग पॉज करके चले हुए, खुद से डिले कर रहे हैं, राइट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराने को तैयार नहीं है। तो हमने राफेल का ऑर्डर दे दिया है फ्रांस को, 114 राफेल्स का। जी जी। तो मुझे किसी भी एंगल से ये 500 का टारगेट पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो खबरें चली कि हमारे एनएसए जो है अजीत डोभाल जी, उन्होंने मार्को रूबियो को बोला कि भाई देखो बुली करना बंद करें, हम जो है ट्रम्प चले जाएंगे बाद में डील साइन कर लेंगे। तो
ये ऑब्वियसली एमईए ने रिफ्यूट किया इस क्लेम को कि कोई विजिट नहीं हुई थी, लेकिन मैसेज तो ये हुआ ही होगा, चाहे विजिट हुआ हो या ना हो, क्योंकि इस प्रकार से डील्स नहीं होती है ओंकार जी। कोई भी डील में दोनों पार्टी का कुछ तो बैलेंस मेंटेन होता है, तभी वो जी डील मतलब फ्रुक्टिफाई हो सकती है, राइट। दोनों साइड से थोड़ा तो बेनिफिट होना ही चाहिए। तो कुछ कागज साइन कर लेना हड़बड़ी में, उसका कोई अर्थ नहीं था, इसलिए डिले हुआ है। और मुझे लगता है कि जो भी डील अभी ये लोग साइन करने वाले हैं, इसमें एआई का कंपोनेंट अच्छा खासा ऐड कर चुके हैं। जो मैंने इसको ट्वीट करके रिक्वायरमेंट में भी रखा था कि भाई अगर एआई पे कुछ नहीं होने वाला है तो कोई डील साइन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि होगा ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो पूरा इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, उसके अंदर अगर भारत का पार्टनरशिप का स्टेक क्लियर नहीं होता है तो कोई डील साइन करने का मतलब था ही नहीं, राइट। तो बिल्कुल। उसमें उस हिसाब से इस डील में एआई को भी कवर कर लिया गया है, और हमने हमारे बजट में 20 साल का टैक्स बेनिफिट अनाउंस किया है ग्लोबल डेटा सेंटर्स के लिए, राइट। तो फॉरेन कंट्रीज का कस्टमर्स का डेटा यहाँ पे स्टोर करने के लिए बजट में अनाउंस हुआ है बेनिफिट। सो मुझे लगता है कि एआई पे जो फ्रेमवर्क में पूरा एडिशन हुआ है इस डील में, विच इज़ अ गुड, वेरी गुड सिग्नल फॉर भारत फॉर फ्यूचर पार्टनरशिप। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि डीले का कारण ये है। और दूसरा जो बता रहे हैं पीयूष गोयल जी के मार्च में कुछ साइन हो सकता है। और इसी वर्ष आपको पता है कि ब्रिक्स समिट भी हम होस्ट कर रहे हैं, जिसमें लोकल करेंसी ट्रेड और डी डॉलराइजेशन फुल स्पीड में चल रहा है। इनफैक्ट चाइना के पेमेंट मैकेनिज्म के साथ यूपीआई लिंक करने की बात तक हो चुकी है, वो भी शुरू हो चुका है डिस्कशन। तो आई थिंक इसके चलते जिस प्रकार से हमने ईयू का एफटीए साइन किया और अब जीसीसी के साथ एफटीए का रेफरेंस डॉक्यूमेंट बन रहा है, तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद प्रेशर लगा होगा कि भाई ये तो एक के बाद एक सारे एलाइज जो है भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं और हम रह जाएंगे लटकते। तो उसी के चलते ये लोग झुकते हुए आए हैं और सामने से प्रधानमंत्री जी को इन्होंने कॉल किया है। तो आई डोंट थिंक प्रधानमंत्री जी इनको कॉल करते। फिर भी एक पॉजिटिव दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री जी ने फिर भी इनके लिए गुड फ्रेंड का शब्द इस्तेमाल किया, वरना काफी समय बाद वरना जिस प्रकार से ये चल रहे थे, इनकी टीम को भी मैसेज दे दिया गया होगा कि और बकवास सहन करने के मूड में यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो पीटर नावेरो से लेके जो नटलिक हैं इनके सारे जो बेसेंट का भी इनके बयान तो सभी के तीखे आए थे बीच में। बिल्कुल। सो इनकी भाषा जिस प्रकार की रही, वो उस प्रकार की डिप्लोमेसी भारत के लिए नॉर्मल नहीं है। वो अगर आप कोई छोटे से राष्ट्र के साथ आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर लें, किसी मैक्सिको को कुछ बोल दिया, यूके को कुछ बोल दिया, तो समझ में भी आता है। तो भारत जैसे राष्ट्र के साथ इस प्रकार की डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। ये मैसेज इनको जाना ज़रूरी था, इसीलिए वो नेगोशिएशन में जो स्ट्रेटेजिक पॉज हमने लिया कि ठीक है भाई तुम ही आना अब सामने से हमने कर लिया जो करना था। सो आई थिंक दैट हैज वर्कड। और जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि क्राइसिस का वर्ष है ये, तो दोनों कंट्री के बीच कुछ ना कुछ साइन होना ज़रूरी था, बिना इसके क्राइसिस आगे नहीं बढ़ सकता जो इवेंट्स होने हैं। सो ओवरऑल पॉजिटिव विद दैट। अंकित जी, अचानक क्या हुआ? क्योंकि बीच में तो जैसा आपने भी कहा, नवारो से लेकर के बेसेंट और कई इनके आर्थिक सलाहकार, ये सब कुछ ज्यादा ही कॉलर खड़े करके और कुछ ज्यादा ही ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। नवारो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि देखना 2 महीने के भीतर मोदी माफी भी मांगेंगे और टेबल पर आकर के डील के लिए गिड़गिड़ाएंगे भी। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग इन्होंने किया था। और बेसेंट ने भी बीच बीच में कुछ ऐसे बयान दिए हैं चीन को लेकर के, रूस के साथ डील को लेकर के, पुतिन की नई दिल्ली यात्रा को लेकर के। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? ईयू के साथ जो डील हुई है, इसके बाद कुछ हल्का सा उनको एहसास हुआ कि बाजी पूरी तरह हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि भारत तो रुक नहीं रहा है
उसका तो एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है। वो कई देशों के साथ एफटीए डील कर चुका है, और ईयू जिसके छतरी के नीचे 27 देश हैं, इसके अलावा भी जो यूरोपियन कंट्री अपने नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, यूके है, जो यूरोपियन यूनियन में है भी नहीं, लेकिन उनके साथ भी हमारे अलग अलग तरह के ट्रेड डील तो साइन हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसके बाद इनकी निद्रा टूटी है, या अजीत डोभाल ने भले ही वहां जाकर के ना कही हो, पर फोन कॉल पे उनको समझा दिया हो हिंदी में कि हम इतने उतावले नहीं है, इतनी जल्दी में नहीं है, मरे नहीं जा रहे हम ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे। तब ये हुआ। देखिए ओमकार जी, जो इनके जो एंग्लो सैक्सन ग्रुप में जो इनका वेस्टर्न कलेक्टिव बना है, उसके अंदर यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 इनके मेन पार्टनर्स। अब इन 4 में से अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तब से अगर आप रिलेशनशिप को एसेस करो तो आपको दिखेगा कि चारों के साथ इनके रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं। और भारत ने एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया और यूके दोनों के साथ जो है एफटीए साइन कर लिया है। इन्होंने बहुत साबोटाज करने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद एफटीए साइन हो चुके हैं। और 2 न्यूजीलैंड और कनाडा दोनों का इन प्रोसेस है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई फ्रेश उसके अंदर नेगोशिएशन बिगिन होने वाला है, नहीं, वो आधा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो उनके 4 में से 2 एलाइज कंप्लीट हो चुके हैं, 2 इन प्रोसेस है। और यूरोप का आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जो क्लियर बोल रहे हैं कि भाई अमेरिकी कंपनीज को हम निकाल देंगे, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में आके बैठता है तो हम अमेरिकी कंपनीज को एक्सेस बंद कर देंगे हमारे मार्केट का। तो इसके बाद वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो बोल रहे हैं कि पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरा, लेकिन उस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ग्रीनलैंड, ये क्या ही परचेज कर लेंगे अमेरिकी प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर आपको रियली कुछ इंटीग्रेशन ट्रेड का करना है तो भारत सबसे बड़ा यंग मार्केट है जो पैसे कमा भी सकता है और खर्च भी कर सकता है। तो भारत के परचेजिंग पावर को टैप करना ज्यादा कॉमन सेंस वाली बात है कंपेयर टू विश्व का कोई भी और भाग जहां पे पॉपुलेशन अब यंग बची नहीं है, बर्थ रेट जा चुके हैं, तो प्रोडक्ट्स कंज्यूम कौन करेगा। तो भारत के साथ तो पार्टनरशिप एकदम सहज बनती है अगर आपको प्रॉफिट करना है, कंपनीज को अगर प्रॉफिट करना है। तो आई थिंक हर प्रकार से प्रेशर आया होगा, कंपनीज का भी प्रेशर आया होगा कि हम हमारे फ्यूचर प्लान्स भारत में देख रहे हैं, ऑपरेशन शिफ्ट करने से लेके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हम ओपन करने जा रहे हैं भारत में। कल को आपकी नीतियों की वजह से हमारे ऊपर एक्शन आएगा भारत में। आई थिंक वो सिग्नल वो थोड़ा समझे हैं, स्पेशली जब भारतीय सरकार ने भी इंडिजिनाइजेशन पे जोर देना शुरू किया। और कुछ कुछ ये भी स्टेटमेंट्स आए कि फॉरेन के फोन से लेके इन सब पर भी अब डिस्कशन चल रहा है कि क्या फॉरेन के फोन्स यहाँ पे अलाउ किए जाने चाहिए, नहीं किए जाने चाहिए। बात ये भी चल रही है स्टारलिंक का जो सेकंड वेरिएंट है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल सैटेलाइट वाला नहीं, सीधा सैटेलाइट टू फोन कनेक्टिविटी हम देंगे। तो उसको भारत ने रिजेक्ट कर दिया है, हमारी बॉडी ने, वो वाला स्टारलिंक का जो प्रोग्राम था। तो आई थिंक हर जगह से मैसेज गया है कि अगर आप स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं तो यहाँ पर भी एक्शंस हो सकते हैं आपकी कंपनीज के खिलाफ। तो आई थिंक उसकी वजह से वो थोड़े ढीले पड़े हैं। और ऑब्वियसली जो डोवाल जी ने बताया होगा कि भाई तुम्हारे खुद के इलेक्शन के ठिकाने नहीं है, मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है 2026 में नवंबर के आसपास, तो आपको वो भी तो फेस करना है। तो अगर आप इसी प्रकार से चलते रहेंगे सब पे टैरिफ लगा के, एट द एंड ऑफ द डे टैरिफ का मतलब क्या होता है, अमेरिकी लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना है ना उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। आपके पास रिप्लेसमेंट तो है नहीं, आपने अमेरिका में प्रोड्यूस थोड़ी कर लिया है मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट उसको तो अभी आपको काफी देर है। तो वो टैरिफ का खर्चा तो अमेरिकन सिटीजन्स की जेब से जा रहा है। तो अगर वही होना है तो फिर आप सोच लें कि आपके इलेक्शन में क्या हाल होंगे, बिकॉज अमेरिकन सिटीजन्स को तो वो इन्फ्लेशन भरना है ना, झेलना है टैरिफ का। आई थिंक ये सारी गणित जब इन्होंने करी होगी तो उनको समझ में आ गया कि भाई अगर नवंबर के आसपास इलेक्शन होने मिड टर्म के, तो अभी फरवरी चल रहा है,
तो मार्च तक तो डील क्लोज करना उनको भी शायद प्रेशर लगा ही होगा, बिकॉज वोट, बहुत सारे वोट्स का नुकसान होने वाला है मिड टर्म इलेक्शंस में। इनफैक्ट कुछ बातें तो ये भी चल रही हैं, जो कुछ डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ही चलते रहोगे तो हमको इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, हम सही। इम्पीचमेंट का मोशन लेके आएंगे अगर आप नहीं सुधरे। और ये जो बड़ा मुंह खोल के एक एक कंट्री को जो आप धमकाने की कोशिश कर रहे हो, सारे अमेरिकी रिलेशंस खराब करने की कोशिश कर रहे हो, यही अगर आपने डायरेक्शन पकड़ा है तो फिर इम्पीचमेंट का मोशन भी आ सकता है। आई थिंक इसी सब प्रेशर के चलते वो थोड़ा झुके होंगे। अभी अंकित जी, जितनी एफटीए साइन हुई हैं जिन जिन देशों के साथ, जाहिर है जमीन पर उतरने में थोड़ा सा समय लगता है, और अपनी तैयारी भी भारतीय कंपनियों को करनी है, जो एक्सपोर्टर हैं उनको भी करनी है। आज ही प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, उन्होंने क्वालिटी का इशू भी उठाया कि हमें अगर विश्व में अपनी एक जगह बनानी है, अपना एक ब्रांड बनाना है, तो क्वालिटी को लेकर के जो इश्यूज कई बार होते हैं वो हमें देखने हैं। तो ये जो डील हो रही हैं, खास तौर से मैं अगर ईयू के साथ हुई डील की बात करूं, तो इससे चाइना के पेट में भी दर्द हुआ होगा। देखिए यूरोपियन यूनियन जो है आज उस बोर्ड पे है जहाँ पे जैसे ही यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन जब नजर आना लग जाएगा कि इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि आधा भाग रशिया को चला गया, थोड़ा आधा भाग अमेरिकी कंपनीज को चला गया, और जेलेंस्की के हाथ में कुछ छोटा सा कटोरा बचा है, तो ये जब आउटकम बाकी के यूरोपियन यूनियन को समझ में आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट का, तो दो हिस्से होने वाले हैं। जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी था हिस्ट्री में, तो ईस्टर्न वाले भाग को समझ में आ जाएगा कि कोई बचाने नहीं आने वाला है, तो उससे अच्छा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ही नेगोशिएट कर ले। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, और जो जर्मनी और फ्रांस से खबरें भी आ रही है, जिसको उन्होंने कुछ फैंसी नाम सा दिया है, 2 स्पीड ईयू ऐसा करके नाम दिया है, बोल रहे हैं कि हम 6 बड़े देश तय कर लेंगे फटाफट से क्या करना है डिफेंस में, और बाकी का ईयू के साथ देख लें बाकी के छोटे देश। बेसिकली ईयू के डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो इस डायरेक्शन में जहाँ पे ईयू का डिसइंटीग्रेशन इवेंचुअली होने ही वाला है, उसके अंदर यूरोपियन यूनियन के पास कोई चारा नहीं था भारत के सपोर्ट के अलावा। तो वो तो बिल्कुल सही जगह पे सेट हो गया, जो जिस प्रकार से उनको चीफ गेस्ट बनाया गया रिपब्लिक डे में, और वो पूरी डील की अनाउंसमेंट हुई। तो आई थिंक वो तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट चाइनीज़ इकोनॉमी पे पड़ना है, बिकॉज बहुत सारा यूरोपीय इन्वेस्टमेंट जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ चाइना फोकस रहता था, अब उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शन खुल गए भारतीय इकोनॉमी के। तो आई थिंक अच्छा खासा कैपिटल इनफ्लो जो यूरोप का चाइना में जाता था, उसका एक पोर्शन अब भारत की डायरेक्शन में डाइवर्सिफाई होके आना शुरू होगा। तो चाइनीज इकोनॉमी को इसकी मार पड़ेगी, बिल्कुल इसकी मार पड़ने वाली है। और आगे भारत के लिए किस तरीके से हम इसको देख रहे हैं, जितनी ये एफटीए डील साइन हुई हैं यूएस के साथ भी, अल्टीमेटली जो झगड़ा टंटा था वो अब विराम लेता हुआ दिखाई दे रहा। सबको पता था कि ट्रंप का तौर तरीका क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप करिए, मैक्सिमम धमकाने की कोशिश करिए, घुड़की दीजिए बंदर की तरह। अगर कोई घुड़की में आ जाए तो काम बन जाएगा, डर जाएगा तो। लेकिन भारत तो डरा नहीं, प्रधानमंत्री तो डरे नहीं, तो अब अल्टीमेटली निपटारा तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका कितना फायदा हम लोगों को होने वाला है? देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बात करी थी, जब वो प्रधानमंत्री जी, आई थिंक 2013-14 जब वो कैंपेन चल रहा था, तो आई थिंक आपकी अदालत में उनका ये स्टेटमेंट आया था कि 100 करोड़ से ऊपर तो हम हैं, प्रेशर हम करेंगे दूसरों को, दूसरे क्या हमको प्रेशर करेंगे। सो आई थिंक जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर को लोगों का जो सपोर्ट है, उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस आता है। आज ग्लोबल डिप्लोमेसी में आप कुछ भी नेगोशिएशन करने जब बैठते हैं, तो आप 150 करोड़ की पब्लिक का कंजम्पशन का
वेपन साथ में लेके बैठे हैं, तो ऑब्वियसली सामने वाला जो है वो उस परिस्थिति में नहीं है कि आपके साथ ज़्यादा बार्गेन करें। तो उसका बिल्कुल सही प्रकार से भारतीय गवर्नमेंट ने उपयोग किया है। और आप समझ सकते हैं कि क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है भी नहीं, तो हमको कोई फर्क पड़ना भी नहीं था। अगर ये ट्रम्प की पॉलिसी थोड़ी और 6 महीने आगे चलती तो भी हमारी इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये तो उनको फर्क पड़ता है जिनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है। हमने तो डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल। हमने गल्फ की ओर अपना सेल्स बढ़ाया है, हमने साउथ ईस्ट एशिया में अपना सेल्स बढ़ाया है, जापान, रशिया, हमने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया जैसे ही टैरिफ अनाउंस हुए। तो आई थिंक वो रेजिलियंस जो भारतीय इकोनॉमी का उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज उनका असेसमेंट ये था कि भारत में दंगे होंगे, भारत में प्रोटेस्ट होंगे, भारत में कंपनीज चीखेंगी कि हम पर टैरिफ लगा है, पर उस किसी भी प्रकार का ऐसा रिस्पांस जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा हुआ नहीं। एटलीस्ट पिछले 8 महीने में तो हमने नहीं देखा। तो आई थिंक ये रेजिलियंस जब उनको पता चला कि इतना रेजिलियंट ये इकोनॉमी है, तो हम ऑब्वियसली सारे एफटीएस के साथ बहुत तेजी से मल्टीपोलैरिटी की ओर दूसरे किसी भी राष्ट्र से पहले हम वो न्यू एरा में पहुंच चुके हैं। बिकॉज एक एक कंट्रीज के साथ और एक एक ग्रुप ऑफ नेशंस के साथ हमारे एफटीए और सेपा और उस प्रकार के एग्रीमेंट्स फाइनल होने लगे हैं। तो आई थिंक वो जो हमने फर्स्ट मूवर एडवांटेज है मल्टीपोलैरिटी का वो हमको मिला है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स ने और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं ये नेगोशिएशंस एक एक राष्ट्र के साथ कंक्लूजन की ओर ले जाने के लिए। उसी का फायदा हम आज देख रहे हैं। अंकित जी, जैसे एक यूट्यूबर होता है नया नया, उसका पहला टारगेट होता है 1 लाख सब्सक्राइबर जो है पूरे हो जाए। फिर एक दिमाग में होता है इकोनॉमी को लेकर के कि 5 ट्रिलियन हमारी पार हो जाए, तो उसके बाद फिर हम तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। आपको क्या लग रहा है ये 5 ट्रिलियन का जो एक बेंचमार्क है ये कब तक, और फिर उसके बाद 10 ट्रिलियन कब तक हो जाएगा? देखिए, जितना मैंने अभी तक जितना डी डॉलराइजेशन पे एनालाइज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि 2030 के बाद डॉलर वैल्यूएशन में आंकड़े आएंगे नहीं जिस प्रकार के आ रहे हैं। दूसरा, जीडीपी एज एन इंडेक्स इसको वेस्ट ही रिवर्ट करके कैंसिल कर देगा। तो प्रधानमंत्री जी तो नया इंडेक्स लेके आए हैं जीईपी करके, लेकिन जीडीपी एज एन इंडेक्स अब सबको ही बोल रहे हैं कि ये सही मेजरमेंट नहीं है। तो 4 साल पहले मैं बताता था, बट अब मेन स्ट्रीम हो चुका है कि जीडीपी इज अ रॉन्ग मेजर। तो जीडीपी का आंकड़ा और मेजरमेंट के लिए जो यूनिट है दोनों 2030 के बाद चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। सब अपनी करेंसीज के टर्म्स में लिखेंगे। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो 5 ट्रिलियन का मार्क जो बात हो रही है, अगर आप टॉप 5 इकोनॉमीज का चार्ट देखें तो एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत जल्द हम 3rd रैंक पे आ जाएंगे जी। और अगर इसी साल जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर का अगर पहला ट्रिम आ जाता है तो इसी साल के अंत तक हम उस चार्ट पे ऊपर आने चाहिए 3rd पे। तो आई थिंक दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज, बट 2030 के बाद मुझे नहीं दिखाई देता कि राष्ट्र जो है अपनी इकोनॉमी को डॉलर टर्म्स में मेजर करेंगे। अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि आप अंकित शाह का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, चर्चा को पसंद किया है, लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।